हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। अभी तक इनकम टैक्स के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया था एंड इनकम फ्रॉम सैलरी कर लिया था। इनकम फ्रॉम सैलरी से ही हमारे जो हेड है, 5 हेड है, वो स्टार्ट हो गए थे। सो इनकम फ्रॉम सैलरी के 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। अभी नेक्स्ट सेकंड हेड, इनकम का जो हेड नंबर सेकंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपके पास में जो मकान है, बिल्डिंग्स हैं, या कोई एक ऐसी लैंड है जिस पे कोई मकान बना हुआ है और कुछ लैंड खाली है, ऐसी चीज़ों को हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। और अगर आपके पास में ऐसी हाउस प्रॉपर्टीज है और अगर उस हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारी चीज़ें आएगी जिसको हम धीरे 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 करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक चार्ज से। जैसे सैलरी के अंदर जो बेसिक चार्ज वाला सेक्शन था वो कौन सा था? 15, सेक्शन नंबर 15। तो यहां पर बेसिक चार्ज का सेक्शन कौन सा हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन नंबर 22। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बेसिक चार्ज का जो सेक्शन है, जो धारा है, वो है 22। सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? वो बोलता है इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड के अंदर कोई भी इनकम टैक्सेबल कब होगी? इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये जो लिखी हुई है, तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानकर इस हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। जैसे सैलरी कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। ऐसे कैसे हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो वो कहां टैक्सेबल होगी? यहां पर। ऐसे कैसे बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन हेड के अंदर। अदर सोर्सेज से कोई इनकम आ रही है आपको तो अदर सोर्सेज के अंदर। तो इनकम के टोटल 5 हेड है ना, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर कोई आ जाती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर उसको शामिल किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब मानेंगे? जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फर्स्ट, अगर आपको इनकम ऐसी प्रॉपर्टी से हो रही है, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है और उससे आपको इनकम हो रही है, और ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? कोई भी बिल्डिंग हो सकती है या कोई लैंड हो सकती है जो अपिटेंट देयर टू, मतलब खाली लैंड नहीं, खाली लैंड की बात नहीं चल रही है, उस लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया होना जरूरी है। कहने का मतलब या तो कोई बिल्डिंग है या कोई मकान है या उस मकान के साथ में लगी हुई कोई लैंड है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के माना जाएगा। और उसको अगर आप किराए पे दे रहे हैं और आपको वहां से रेंट मिल रहा है तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है द एसएससी। एसएससी कौन होता है? करदाता। मैंने पहले बताया, जिसकी हाउस प्रॉपर्टी है, जो रेंट के रूप में टैक्स कमा रहा है, शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। जो एसएससी है, जो टैक्स पे करेगा, जिसको रेंट की इनकम या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है, वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। यहां पर ऑनर जरूरी है, रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। एक रजिस्ट्री करवानी पड़ती है ना, वो जरूरी नहीं है, ऑनर जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, द property should not be used by the owner for the purpose of business and profession। अगर ओनर, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो फिर उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। वो फिर बिजनेस के अंदर शामिल हो गई। मान लेते हैं मेरे पास ये बिल्डिंग है, मान लेते हैं मेरी खुद की है, ठीक है, और इसके अंदर ये पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, और ये बिल्डिंग अगर मेरी खुद की है तो और मैं इसको बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो अब ये चीज जो है, ये जो बिल्डिंग है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगी। अब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आ जाएगी। हां, अगर इस बिल्डिंग को मैं रेंट पे दे दूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर ऐसी मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग है और ये खाली पड़ी है तो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, वो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसा मान लेंगे कि किराए पे दी हुई है। ठीक है, ओके। तो ये 3 कंडीशन है सिंपल सी।
अब हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डीम्ड ऑनर की। ये हटा देता हूं। धीरे धीरे एंटर होंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, तब आपको ये धीरे धीरे चैप्टर समझ अच्छे से आएगा। तो देखिए, सीधे प्रैक्टिकल पे नहीं जा सकते वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम समझेंगे डीम्ड ऑनर को। डीम्ड ऑनर हिंदी में बोलते हैं इसको माना गया स्वामी, यानी कि है नहीं लेकिन मान लेंगे कि आप ही ऑनर हैं। माना गया स्वामी, मालिक। ऐसा कब, मतलब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना गया स्वामी, ऐसा क्यों करेंगे? मान लेते मेरी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी मैं उसका ओनर माना जाऊंगा, ऐसा कब कब हो सकता है? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट समझना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या हाउस प्रॉपर्टी टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? स्पाउस को। स्पाउस मतलब आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी बोलते हैं, या आप अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस को, या माइनर चाइल्ड को, बड़ों को नहीं, माइनर चाइल्ड को। अवयस्क, स्पाउस मतलब जीवन साथी, और माइनर मतलब अवयस्क, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं है। ऐसे बच्चों को आप क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाता, ये है एक मिस्टर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होना जरूरी है, मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी HP, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बिल्डिंग या मकान ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, बिना पर्याप्त प्रतिफल। बिना, हिंदी मीडियम वाले देखो बेटा, पर्याप्त प्रतिफल मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन उसके बदले में कुछ ले नहीं रहा है, एडुकेट कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। और ये ट्रांसफर किसको कर रहा है? या तो अपनी वाइफ को, यानी कि स्पाउस, अगर ये इंडिविजुअल लड़का है ना, मेल है तो फीमेल उसकी वाइफ होगी, इसको करेगा। मैं यहां पर मेल मान रहा हूं। अगर ये जो SSC है ये फीमेल है तो उसका स्पाउस मेल होगा। यहां पर हस्बैंड वाइफ नहीं है, स्पाउस बोला, जीवन साथी। सामने आप लड़के हो तो सामने लड़की होगी, आप लड़की हो तो सामने लड़का होगा। ओके, तो उसको मैं यहां मान रहा हूं कि ये पर्सन है, व्यक्ति है, मेल है तो उसकी स्पाउस होगी फीमेल। या फिर ये ट्रांसफर कर रहा है अपने माइनर चाइल्ड को, ये माइनर चाइल्ड हो गए, माइनर सन, माइनर मतलब अवयस्क सन, छोटा है ना, देखो छोटा बनाया, या फिर डॉटर। पर ये डॉटर जो है नॉट मैरिड, ये मैरिड नहीं होनी चाहिए, इसकी शादी भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैरिड हो गई तो फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर इसको डीम्ड ऑनर नहीं मानेंगे। पहले सिंपली समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। कहना इतना सा है, ये जो है मिस्टर इंडिविजुअल, ये क्या कर रहा है? बिना किसी प्रतिफल के, वो भी मॉनेटरी, विदाउट मॉनेटरी, है ना, बिना किसी पैसे के, बिना पर्याप्त पैसे के अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है अपने वाइफ के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर, जो कि अभी 18 साल से उम्र से कम है। तो वो प्रॉपर्टी भले ही ट्रांसफर कर दी, लीगली ट्रांसफर कर दी, उनकी मानी जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कमाई हो रही है तो वो कमाई इसकी मानी जाएगी। उस कमाई के ऊपर टैक्स इसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है ना, वो विदाउट मॉनेटरी एडुकेट कंसिडरेशन, बिना पर्याप्त प्रतिफल के करी है आपने ट्रांसफर। ऐसा क्यों करते हैं आप सोच के देखिए। ऐसा इसलिए करते, हो सकता है इसके पीछे का रीजन ये होगा कि ऐसा क्यों किया, इनकी क्यों नहीं मानी जा रही, इनके हाथ में टैक्सेबल कर दो, इसको क्यों डीम्ड ऑनर माना जा रहा है, जबकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, उनके नाम लिख चुके हैं, फिर भी इसको मालिक माना जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके पास इनकम भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, और जब इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो टैक्स बचाने के लिए
बाकी कोई इरादा नहीं है उनके नाम करने का। टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी इनके नाम कर देते हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं है, ताकि अब इसकी इनकम क्या हो जाए, कम, और उसके ऊपर टैक्स देना पड़े कम, क्योंकि प्रॉपर्टी तो घर में ही है, रेंट इसको ना मिलके इसको, वास्तव में मिल तो इसको ही रहा है, बस वो टैक्स बचाने के लिए एसेट ट्रांसफर की गई है। तो जो गवर्नमेंट है, जो टैक्सेशन बनाने वाले हैं वो भी होशियार है, उन्होंने बोला अच्छा बच्चा टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, अपने वाइफ को, अपने जो अवयस्क बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रंस हैं, उनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और भी कुछ भी मॉनेटरी एडुकेट पर्याप्त प्रतिफल नहीं ले रहे हो, चलो छोड़ो, माना प्रॉपर्टी इनकी है, जो भी है ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो भी कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स कौन देंगे, आप दोगे, तो इसको माना जाएगा डीम्ड ओनर। तो ये इतना मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको डीम्ड ओनर, माना गया स्वामी समझ में आ जाए। वास्तव में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन फिर भी ऑनर इसको मानेंगे और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जितनी भी कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स मिस्टर इंडिविजुअल ये पर्सन देगा जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। बट यहाँ पर एक जो है एक्सेप्शन भी है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी ऐसी डॉटर को जो कि माइनर है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन उसकी शादी हो गई है, तो फिर इसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। उस केस में वो प्रॉपर्टी डॉटर की हो गई, क्योंकि डॉटर वो प्रॉपर्टी अपने साथ अपने ससुराल ले गई, तो अब इस बेचारे के पास इनकम कहाँ से आएगी। ओके, तो उस केस में ये एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, और कब कब डीम्ड ओनर हो सकते हैं, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। डीम्ड ओनर एक तो ये हो गया, और भी बता देते हैं, रुको। एक और डीम्ड ओनर माना जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी होगी तो उसके मेंबर भी तो होंगे, बहुत सारे मेंबर होंगे। ये सोसाइटी क्या कर रही है, अपने मेंबर को, ये सोसाइटी क्या कर रही है, अपने मेंबर को अलॉट कर रही है हाउस। तो इस केस में आप ध्यान रखना, ये मेंबर जो है ये डीम्ड ओनर माना जाएगा और उस हाउस के ऊपर अगर कोई इनकम हो रही है तो इस मेंबर की इनकम मानी जाएगी। वैसे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने मकान बना के अपने मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अब मेंबर्स के ही मकान माने जाएंगे और मेंबर्स की ही वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है HUF का मामला, थर्ड नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ HUF। HUF तो समझते ही हो ना, मैंने लेक्चर डाल रखा है ना HUF के ऊपर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक तरह का बिजनेस है ना, बिजनेस फॉर्म है। ओके, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो बिजनेस फॉर्म है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब उस प्रॉपर्टी का अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है। मान लेते किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बिजनेस है और उसके अंदर 20 लोग काम करते हैं, सभी एक फैमिली के हैं, तभी उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार बोला जाता है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी अगर इनकम आ रही है, कोई रेंटल इनकम वगैरह आ रही है, तो उसको किसकी इनकम माने, तो उसको इनकम माना जाएगा कर्ता की। जो सबसे बड़ा है ना फैमिली में, वही कर्ता होता है, कर्ता का स्टेटस होता है, तो उसे ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा कि हाँ भाई साहब आप ही हैं कर्ता धर्ता और आपकी प्रॉपर्टी मान के कर्ता के हाथों में ही उसको टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, चलिए ये दोनों हटा देता हूं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। और 3 पॉइंट हो गए डीम्ड ओनर के, माने गए स्वामी के। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, अगर हो जाए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट समझते हो, कोई विवाद, क्या हो जाए, विवाद हो जाए। क्या विवाद हो जाए, मान लेते हैं 2 पर्सन है, 2 भाई है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ये 2 भाई है, ब्रदर है, और उनके पास में एक प्रॉपर्टी है। उसके बीच में, ये दोनों के बीच में विवाद हो गया, वो बोल रहा मेरी है, वो बोल रहा मेरी है, लड़ाई झगड़ा हो गया। 2 पड़ोसी हो सकते, कोई भी हो सकते, विवाद हो गया, वो बोल रहा मेरी ये बिल्डिंग है, वो बोल रहा मेरी ये बिल्डिंग है, और केस कोर्ट वगैरह चल रहे हैं सब। अब डिसीजन तो आएगा तब आएगा
लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो गई है, इनकम हो रही है, तो वो मिस्टर ए के हाथों में टैक्सेबल होगी या मिस्टर बी की, यानी कि उस इनकम को किसकी मान के मैं टैक्सेबल करूं। तो उस केस में एक वर्ड सामने आता है, वो है इस प्रॉपर्टी की पोजीशन किसके पास में। भले कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कब्जा किसके पास में। मान लेते हैं कब्जा है मिस्टर बी कब्जा करके बैठा है, तो मिस्टर बी को इनकम टैक्स के अंदर डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। बाकी केस वेस चलते रहेंगे, फैसले आते रहेंगे, लेकिन कब्जा है मिस्टर बी के पास में, तो मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर, मतलब डीम्ड मतलब मान लेंगे कि मिस्टर बी स्वामी है, क्योंकि उसके पास पोजीशन है, कब्जा है। ओके, तो ये थे डीम्ड ओनर के केसेस। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ पॉइंट्स इसके और करेंगे, और वो भी इससे रिलेटेड ही होंगे। फिर नेक्स्ट जब थर्ड लेक्चर इसका आएगा, तब वहाँ से जो है इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से हम एंटर हो जाएंगे। लेकिन आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि इनकम टैक्स को स्टार्ट करूं मैं दीपावली के बाद, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, तो इसलिए मैंने अभी कर दिया है। सो आप भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।